नमस्कार मित्रों, मैं जया केतकी आज चर्चा कर रही हूँ सुश्री संतोष श्रीवास्तव जी से। नमस्कार संतोष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों। भोपाल धीरे धीरे साहित्य का गढ़ बनते जा रहा है और मैं उसी में से लेकर आई हूँ सुश्री संतोष श्रीवास्तव जी को, जो 50 वर्षों से लेखन में सक्रिय हैं और वे मुंबई से यहाँ आई हैं। तो मेरा सीधा पहला प्रश्न उनसे यही है कि संतोष जी, आप मुंबई से भोपाल साहित्य सृजन के लिए कैसे आई? क्या मानसिकता थी आपकी? जब मैं 25 वर्षों तक मुंबई में मैंने अध्यापन किया और उसके पश्चात मुझे लगा कि जो मेरा समय है वो ज़्यादातर लेखन में नहीं खर्च हो रहा है, तो मैंने फिर भोपाल का रुख किया और भोपाल के साहित्यकारों ने पहले ही मुझे आमंत्रित किया था यहाँ और कि भाई यहाँ आ जाइए। बहुत अच्छा लगा मुझे भोपाल में, कई बार मैं आई और फिर मैंने अपनी मानसिकता बना ली कि मैं भोपाल में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करूँगी। एक प्रश्न इससे भी पहले पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या था आपके आसपास कि आपको कलम का सहारा लेना पड़ा उसे समाज के सामने लाने के लिए? बहुत कुछ देखा मैंने, बचपन से ही मैं लिखती आ रही हूँ और बचपन ही मेरा ऐसा गुज़रा। मेरे पिता जिला मजिस्ट्रेट थे, उसके बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे जबलपुर में। ज़्यादातर फौजदारी के मुकदमे रहते थे उनके, तो मुझे अपने ऑफिस में वो बिठा लेते थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं साहित्यकार बनूं और साहित्यकार के साथ साथ मैं वकालत भी पढूं। तो साहित्यकार बनने के लिए उन्होंने सोचा कि ये यहाँ की फौजदारी के मुकदमों की कहानियाँ सुनेगी तो लिखेगी, साथ ही इसको वकालत का भी अनुभव होगा। तो इसीलिए उन्होंने मुझे वहाँ परमिशन दी बैठने की और मैंने जो उनके फौजदारी के मुकदमे सुने और मैंने पाया कि उन मुकदमों में स्त्री की जो दशा है वो बहुत ज़्यादा मुझे पिंच करने लगी और तभी मैंने कलम उठा ली। क्या बात है! यानी आपको परिवार की ओर से ही छोटी सी विरासत के रूप में लेखन मिला। संतोष जी, आप सभी विधाओं में दखल रखती हैं। आपकी लगभग 30 पुस्तकें अब तक आ चुकी हैं। ऐसी कौन सी विधा है जो आपके सबसे करीब है या आप उसमें आपको सहज पाती हैं? वैसे तो मैंने सभी विधाओं में लिखा है। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, कहानी, लघु कथा, कविता, गज़ल, संस्मरण, उपन्यास, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा क्योंकि मैंने देखा कि जो विभिन्न विधाएं, जैसे हम कहानी लिख रहे हैं तो कहानी जो है वो शॉर्ट स्टोरी में ही जिसको अंग्रेज़ी भाषा में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, वहाँ लघु कथा होती नहीं है। लघु कथा तो बहुत ही मतलब उसमें हमको कुछ कहने का मौका नहीं मिलता और उसमें वो भी बहुत हैं, नियम भी बहुत हैं। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत स्पेस चाहिए लिखने के लिए। मेरे अंदर का उबाल जो है वो उस स्पेस की मांग कर रहा है, तो मैंने उपन्यासों पर अधिक काम करना शुरू किया। हालांकि मेरी पहचान कहानी से ही हुई जी, तो लेकिन उपन्यास में मैंने जो पदार्पण किया और उपन्यास लिखना आरंभ किया तो मुझे उसमें बहुत मानसिक शांति मिली। मुझे लगा कि मेरे चरित्रों को, मैं जिन चरित्रों को उभारना चाहूँ उन बहुत स्पेस मिल रही है और वो वो चरित्र मुझसे बतिया भी रहे हैं। उन चरित्रों के भीतर झांक कर मैंने रचना की। ऐतिहासिक उपन्यासों पर भी लिखा, पौराणिक उपन्यासों पर भी लिखा और मुझे बहुत आनंद आया वो लिखने में। जैसा कि अभी आपका उपन्यास आया था, कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, पढ़ा है मैंने वो उपन्यास और नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ बातें वो बताता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आपको कब लगा ऐसा कि नागा साधुओं के बारे में ये बात पाठकों तक पहुंचनी चाहिए और आपने यह उपन्यास लिखा? पाठकों तक पहुंचने से पहले मैंने खुद को पहुंचाने की कोशिश की कि नागा साधु क्या है। बचपन से ही मेरे मन में जिज्ञासा थी कि ये नागा आखिर हैं क्या। सिर्फ कुंभ में दिखाई देते हैं, हम इन्हें किसी अस्पताल में नहीं देख सकते, हम इन्हें किसी बैंक में नहीं देखते, हम बाज़ारों में इन्हें नहीं देखते। आखिर इनके मतलब ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इस बारे में मुझे जानकारी हासिल करनी थी और बहुत जिज्ञासा थी।
तो मुझे ये अवसर मिला 2012 में, जब प्रयागराज में महाकुंभ भरा, पूरे 50 दिन का था वो, और विभूति नारायण राय को वहाँ की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। तो उन्होंने हम 12-13 लेखकों को आमंत्रित किया और मुझे अवसर मिल गया। तो जूना अखाड़े के जो महंत थे उनसे मैंने प्रत्यक्ष जानकारी ली और मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि जब मैंने लिखने का ठाना था तो मुझे इस पर कोई भी ऐसी किताब, ऐसा ग्रंथ नहीं मिल रहा था जिससे कि मैं जानकारियाँ इकट्ठी कर। हाँ, तो मैंने सारी साक्षात जानकारी महंत जी से ली। अच्छा, जूना अखाड़े के आपने मिलके उनसे प्रश्न किए और उन्होंने जो जवाब दिए उसके आधार पर आपने ये उसके आधार पे, और मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। मैं कई दिन, क्योंकि 50 दिन का मेला था तो मैं करीब हफ्ता भर वहाँ रही और मैं रोज ही उनके पास जाती थी। वो बड़ी शांति से मेरे सब प्रश्नों का समाधान करते थे और ये प्रत्यक्ष जानकारी ही इस उपन्यास। जूना अखाड़ा, ऐसा आपने अभी शब्द यहाँ पर लिया, तो अखाड़े तो मैंने देखा है कि पहलवानी और इन सब के होते हैं, क्या नागाओं के भी अखाड़े होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसकी मैं परंपरा की शुरुआत कैसे हुई ये मैं बताना चाहूँगी कि वेदव्यास ने संन्यास वानप्रस्थ लोगों को ये इसमें लिया और परंपरा की शुरुआत हुई। उसके बाद शुकदेव जी आए, कई ऋषि मुनि आए, संत आए, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके बाद शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और उन 4 मठों की स्थापना के बाद उन्होंने एक मठ की और भी संगठन तैयार किए। दशनामी संगठन है वो। तो उस संगठन की स्थापना के बाद उसमें से फिर अखाड़ों का जन्म हुआ और कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें सबसे बड़ा जूना अखाड़ा माना जाता है। और जूना अखाड़े में लाखों की संख्या है नागाओं की, और उसी की अन्य शाखाएं भी हैं और बहुत सारी। तो जूना अखाड़े में सबसे अधिक नागाओं की संख्या है और सबसे ज़्यादा उनका काम है। इसमें आपने सबसे पहला शब्द जो उपयोग किया, कैथरीन, तो क्या कैथरीन का ही शब्द क्यों? क्या आपको कोई अन्य ऐसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं दिया जिस पे आधारित आप इस पुस्तक को ले जा सकती थी? जी, मुझे एक ऐसा, जब मैं मैं 4 धाम की यात्रा कर रही थी इस उपन्यास को लिखने से पहले, जब मैं 4 धाम की यात्रा कर रही थी तो जब मैं भोजबासा गई तो वहाँ पर गुफा में मुझे एक ऑस्ट्रेलियन लड़की मिली। वो कानों में बड़े बड़े बाले पहने और बिल्कुल वैसी बैठी हुई थी, और जब उससे, और बहुत धारा प्रवाह हिंदी बोल रही थी। तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो मैंने कहा साथ चलिए, तो बोली नहीं, हम तो पूर्णिमा के दिन जाएंगे क्योंकि हमको गोमुख जाना। हम गोमुख तक जा रहे थे ट्रैकिंग करते हुए। तो उसने कहा कि मैं जाऊंगी पूर्णिमा के दिन और मुझे देखना है गोमुख ग्लेशियर का पूरा सौंदर्य। वहीं पर उनकी मुलाकात जिन संत से हुई, उन्होंने मुझे बताया कि ये नागा साधुओं पर रिसर्च करने आई है। तो मुझे वो कैरेक्टर मिल गया वहाँ से। कैथरीन तो मेरा रखा हुआ नाम है। हाँ, बहुत बढ़िया। संतोष जी, जैसे आपने अभी, हम लोगों ने कैथरीन पर, नागा साधुओं की पुस्तक पर चर्चा की, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आपके और भी जो उपन्यास हैं, अभी अभी आपका आया है कर्म से तपोवन तक, ये शीर्षक रखने का क्या आपके मन में विचार आया कि यही शीर्षक क्यों, कर्म से तपोवन तक? ये कर्म से तपोवन तक माधवी और गालव की कथा है। जी बिल्कुल। माधवी की जो थोड़ा सा उल्लेख आता है महाभारत के 16वें सर्ग में, और उसमें वो ययाति की पुत्री है, और ययाति जो है वो अपनी दानशीलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो बाद में उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था, और उस समय वानप्रस्थ लिए जाते थे, रानियां भी साथ जाती थी, सब मतलब पूरा वहाँ भी महल जैसे ही सब राजसी ठाट रहते थे। उसी समय ये विश्वामित्र का जो शिष्य है गालव, उससे विश्वामित्र दक्षिणा के रूप में सफ़ेद रंग के और काले कानों वाले 800 घोड़ों की उनसे कहते हैं मांग करते हैं। तो वो उन घोड़ों की तलाश में निकल पड़ता है और उसको वो कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं। तब गरुड़ आके बताते हैं कि जो विभिन्न राजा हैं उनके पास तुम्हें ये घोड़े मिल जाएंगे।
तो फिर वो सबसे पहले ययाति के पास आता है, लेकिन ययाति तो वानप्रस्थी हो गए थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। तो लेकिन वो अपनी जो दानशीलता है उसमें किसी तरह का धब्बा नहीं देने चाहते थे। तो उन्होंने अपनी पुत्री माधवी उनको यह कहते हुए दान कर दी कि ये 4 चक्रवर्ती पुत्रों को जन्म देगी और इसका जो मतलब कौमारी है वो कभी नष्ट नहीं होगा पुत्रों को जन्म देने के बाद भी। तो मुझे ययाति का ये कहना और पुत्री को दान करना, और फिर वो राजमहल से सीधी आखिरी में तपोवन जाती है 3 राजाओं के पास और सब पुत्रों को पैदा, मतलब बहुत इसमें इसका वर्णन है। तो जब वो आखिरी में उसको लगता है कि राजमहल से वो तपोवन में जाकर अपना जीवन के शेष दिन बिताती, इसलिए इसका नाम मैंने कर्म से तपोवन तक रखा। तो क्या माधवी के माध्यम से आप स्त्री विमर्श करना चाह रही थी? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने ये चरित्र जो उठाया है वो इसीलिए उठाया है कि माधवी मेरा सवाल था कि माधवी पूरे समय चुप क्यों रही। गालब उसे विभिन्न नरेशों के पास ले गया और वहाँ पर उसने उनके लिए चक्रवर्ती पुत्र पैदा किए, तो वो क्यों चुप रही, क्यों इसमें वो उसने विरोध नहीं किया। तो मैंने ये पुस्तक समर्पित भी की है कि माधवी की चुप्पियों को समर्पित ये पुस्तक। तो मुझे ये लगा, और उसके बाद हर बार जब भी मैंने उसको जो राजा के पास जब वो जाती है तो वहाँ माधवी की उथल पुथल मन की जो खलबलाहट है वो सब का वर्णन मैंने इसमें किया, स्त्री विमर्श को उभार कर रखा। बिल्कुल, स्त्री विमर्श उभारा है। आपकी एक और पुस्तक की चर्चा करना चाहूँगी, मेरे घर आना जिंदगी, आत्मकथा। जी, ये आत्मकथा है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपके पूरे जीवन का जो परिदृश्य था वो आया है, पर क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको ये लिखना चाहिए? और काफ़ी वर्ष हो गए हैं, काफ़ी वर्ष पहले आपने इसे लिखा है। हाँ, 2021 में प्रकाशित तो हुई। मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में पाठकों से थोड़ा जी बिल्कुल, दर्शकों से बात करें। जी बिल्कुल। ऐसे तो मेरे मन में शुरू से था कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी, लेकिन मैं अपने को उस स्तर तक अभी पा नहीं रही थी कि मैं आत्मकथा लिखूं। तो उसके बाद विश्व पुस्तक मेले में लौट आओ दीपशिखा का लोकार्पण चित्रा मुद्गल जी के हाथों हुआ। तो उन्होंने ये बात कही कि संतोष का जीवन इतने संघर्षों से गुजरा है कि वो अगर अपने बारे में लिखती है तो वो उसके पाठकों को प्रेरणा देगा वो जीवन। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं आत्मकथा लिखूं। जब मैं आत्मकथा लिखने लगी तो मुझे अपने अंदर को खंगाल कर उसमें प्रस्तुत करना था। मैं जिन संघर्षों से गुजरी उनको मुझे प्रस्तुत करना था, और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं। तो वही इस आत्मकथा में। आप बहुत स्वागत हुआ आपकी इस पुस्तक का। और इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी टेम्स की सरगम। टेम्स की सरगम, ये भी नाम आपका विदेश से आ रहा है, तो इस बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि ये आपने किस मानसिकता से लिखा? इसमें मैंने 1913 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तब से लेके भुज के जो भूकंप था तब तक की पूरे परिदृश्य को मैंने इसमें उतारा है। 20वीं सदी के कुछ दशक ऐसा मतलब भारतीय मंच पर उन तमाम घटनाओं को फोकस करते हुए कुछ इस मानसिकता से उभरे कि जो जनमानस था वो इस अपने माथे से आज़ादी का जो मतलब जो आज़ादी पानी है और जो गुलामी का कलंक है उसको मिटाने पर तुल गया। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं था कि वो सैनिक ही हों या वो क्रांति के लिए हथियार ही उठाएं। वो उन्होंने नाटक भी किए, उन्होंने गीत भी गाए, उन्होंने चित्र एग्जीबिशन प्रदर्शनियाँ भी की, और इस तरह वो अपने इन कला के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाने लगे। तो मैंने इन कुछ दशकों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया, और मैं जिन असरदार मतलब ऐसी कुछ असरदार तारीखों से गुजरी कि मुझे लगा कि अगर मैं इन पर नहीं लिख पाई तो जो मेरे मन की उथल पुथल है उसको शांति नहीं मिलेगी। तो मैं साहित्य में, उन दशकों के साहित्य में उतरी। मैंने फिल्मों को खंगाला, मैंने सभी कलाओं के द्वार खटखटाए, और उसके पश्चात जब
लिखने के लिए कलम उठाई तो मुझे लगा कि अगर मैं लिख रही हूँ तो ये इसमें कुछ तो कथा डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये इतिहास बन जाएगा, रोचक भी नहीं होगा। तो फिर मैंने उसमें एक प्रेम कथा रखी। अंग्रेज़ स्त्री है डायना, नायिका इसकी, और जो नायक है वो बंगाल का, कलकत्ते का गायक है चंडीदास। उन दोनों की प्रेम कथा को मैंने इसमें लिया और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। फिर मुझे इसमें श्री कृष्ण को भी लेना था। श्री कृष्ण ने अपने सम्मोहन से पूरे विश्व को सम्मोहित करके रखा है, केवल वो भारत के ही नहीं रहे, सरहदों के पार भी पहुंच गए। और मैंने अपनी यात्राओं के पूरी यात्राओं के दौरान मैंने देखा, अपनी जो विदेश यात्राएं की, कि उसमें इतने टेम्पल हैं उनके, इतने मंदिर हैं, और इतने इस्कॉन ने उनके लिए बहुत सारी शाखाएं जो खोली हैं, तो मुझे कृष्ण को भी इसमें लेना था। लेकिन टेम्स की सरगम ही क्यों? नाम हम और कुछ भी रख सकते थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लंदन की भूमि से प्रभावित नाम है। बिल्कुल, टेम्स नदी, टेम्स तो वहीं बहती है ना, और टेम्स आई यहाँ, और आने के बाद आखिरी में वो यमुना के किनारे उसने अपना वैराग्य, मतलब वो कृष्ण आश्रम में चली गई। ऐसा हुआ जी। अब अभी तक हम उपन्यासों पर ही ज़्यादा बात कर रहे हैं, और मुझे ख्वाबों का, यादों के रजनीगंधा, ये कविता संग्रह भी आपका जी, अभी नया जी बिल्कुल आपका अभी प्रकाशित हुआ है। तो अब हम कुछ आपकी कविताओं पर भी बात करते हैं। जी, कुछ बताइए, आपकी क्या आप गज़ल लिखती हैं, गीत लिखती हैं, या अतुकांत कविताएं लिखती हैं? हमारे दर्शकों से कुछ पंक्तियां साझा करेंगी तो अच्छा लगेगा। जी, गीत तो मैं नहीं लिख पाती। मैंने कहा ना, बंधन में मेरा लेखन मुश्किल है। गज़ल मैंने लिखने की कोशिश की, उसमें भी बंधन थे, हालांकि 20-25 गज़ल लिखी, और फिर मुझे लगा कि मात्राएं गिनो, ये करो वो करो, सब बहुत कठिन काम है ये। और फिर क्या है कि मेरी विधाएं बहुत सारी हैं। गज़ल जो लिखते हैं तो वो गज़ल पे ही काम करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो विधाओं के कारण मेरा ध्यान भटकता था और मैं गज़ल पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। तो जब मैंने गज़लें लिखी, और काफ़ी गज़लें भी मेरी पसंद की गई, मंची एक कवि भी मैं मानी गई, और मैं जो अतुकांत कविताएं मतलब लिखी हैं, यादों के रजनीगंधा दूसरा संग्रह, इसके पहले तुमसे मिलकर एक संग्रह आया जी, इनमें अतुकांत कविताएं हैं मेरी। तो जब मन की खलबली निकलना चाहती है, मन में कोमलता जन्म लेती है, ईश्वर के प्रति विश्वास रहता है, पूरे संसार से हम प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं, तब कविता का जन्म होता है। तो इस तरह ये कविताएं निकली। अच्छा, तो आपने कविताएं की बात कर ली, हमने उपन्यास की बात कर ली। ऐसी कौन सी कहानी है जो अभी भी आपको लगता है हाँ ये मेरी सबसे अच्छी कहानी है, इसको सबसे अच्छे पाठक मिले, सबसे अच्छे श्रोता मिले, या और भी कुछ उस पर कोई सीन बनाया गया हो, नाटक बनाया गया हो, ऐसी कोई कहानी हो तो हम चाहेंगे आप उसकी बात करें हमारे दर्शकों से। ये कहना बहुत कठिन है कि मेरी कौन सी कहानी सबसे अच्छी है। मुझे तो अपनी कहानियों में इतनी कमी नज़र आती, मैं अपनी सबसे बड़ी आलोचक हूँ। जब कहानी 2-3 ड्राफ्ट तो मैं बनाती ही हूँ, और वो 2-3 ड्राफ्ट के बाद जब मैं छपने भेजती हूँ, प्रकाशित होके आ जाती है, मुझे लगता है अरे इसमें तो ये कमी रह गई। फिर जब उस संग्रह में छापने भेजती हूँ तो फिर उसमें सुधार कर देती हूँ। मुझे संतुष्टि नहीं मिलती कभी भी अपनी कहानियाँ लिखने से, लेकिन कहानी को पाठकों का बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिला है। मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा लेखन एक पुल की तरह है, जिस पर से होकर मैं पाठकों तक पहुँचती हूँ और उनके मन में अपनी कहानियों को उतारने की कोशिश करती हूँ। जिस समय धर्मयुग में मेरी पहली कहानी छपी थी, शंख और सीपियाँ, धर्मवीर भारती ने छापी थी, उस समय यानी पहली ही कहानी में मुझे इतने पत्र, उस समय ये मोबाइल वगैरह तो नहीं थे, ईमेल वगैरह भी नहीं थी, तो बहुत पुरानी बात है। तो वो पत्रों के द्वारा पाठकों ने मुझ तक अब मेरी कहानी की प्रशंसा भेजी और बहुत अधिक प्रतिसाद मिला मुझे। यहाँ तक कि एक कर्नल थे उधर
लद्दाख में, जी। तो वो मेरी कहानियों से मतलब फौजों यानी सीमा पार सरहद तक भी मेरी कहानी पहुंची, और उन्होंने वो हर बार मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट उपहार भेजा करते थे कहानी जब भी पढ़ते थे। फिर मेरी कहानी कराची के एक सोजड़ो पत्रिका निकलती है मासिक, अच्छा। उसमें सिंधी भाषा में अनुवाद हुआ, पूरे 1 साल तक 12 कहानियाँ छपी हैं। क्या बात। हाँ, और उसके यहाँ पर जेल के सींचों में भी मेरी कहानी पहुँची। एक कैदी था जो हीरोइन रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वहाँ भी जो पत्रिकाएं वगैरह और भेजी जाती हैं, तो वो मेरी कहानियाँ पढ़कर और मुझे पत्र लिखता था और उसके पत्र मुझ तक आते थे। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी कहानियों ने सरहद भी पार की है, जेल के सींचों में भी पहुँची हैं, फौजियों तक भी पहुँची हैं, और इनका मंचन भी हुआ है, मंचन भी इनका हुआ है। तो संतोष जी, जैसा आप कह रही हैं कि देश ही नहीं देश के पार तक आपकी कहानियाँ पहुँची हैं, तो एक बात होती है प्रकाशन की। तो प्रकाशन के लिए आपको क्या कोई जद्दोजहद करनी पड़ी? प्रकाशन के लिए मुझे अधिक कोशिश नहीं करनी पड़ी है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छे अच्छे शुरू से ही प्रकाशन मिले। नागार्जुन द्वारा स्थापित यात्री प्रकाशन है, वहाँ से मेरा पहला संग्रह छपा, बहके बसंत तुम, वहीं से मेरा बहते ग्लेशियर, फागुन का मन, ये सब छपा। और उसके बाद अच्छे अच्छे प्रकाशक मुझे मिलते रहे, और मुझे कभी इसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। आपने इतना कुछ लिखा, इतने वर्षों से लिख रही, तो पढ़ा भी बहुत होगा, तो आपने किन को बिल्कुल ऐसा करके पढ़ा कि मुझे इनका पढ़ना ही है लेखन? ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं? उन दिनों बहुत सी पत्रिकाएं घर में आती थीं जब हमने लेखन आरंभ किया था। सारिका थी, धर्मयुग थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान निकलता था। तो इन पत्रिकाओं में छपी कहानियों को, इनमें छपे उपन्यास अंशों को, धारावाहिक उपन्यासों को पढ़ के लेखन पढ़ने के प्रति इतनी जिज्ञासा पैदा हो गई। और उन्हीं दिनों हिंद पॉकेट बुक्स ने 1 रुपए की किताबें निकालनी शुरू की, पॉकेट बुक उसको बोलते। तो हमें जो खर्च मिलता था, जेब खर्च, वो हम उसमें से आप पुस्तकें खरीदते थे और पढ़ते थे। और मेरे सबसे पसंदीदा जो लेखक रहे निर्मल वर्मा, उनको मैंने बहुत पढ़ा है। उन दिनों शिवानी बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा जगाती थी, बड़ा अच्छा लेखन उनका। ये सब महादेवी वर्मा को पढ़ा। तो मेरा मतलब मेरे पढ़ने की जो ललक है वो आज तक जागृत है। कहीं से भी पता लग जाता है कि भाई ये किताब मुझे मिल सकती, तो मैं उसको झपट लेती हूँ पढ़ने के। क्या आप अपनी लेखन प्रक्रिया को दर्शकों से साझा करना चाहेंगी कि किस प्रकार लिखती हैं? इतने बड़े बड़े आपके इतने मोटे मोटे उपन्यास आए हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि समय भी बहुत लगा होगा, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा साझा कीजिए। बहुत समय लगता है मुझे उपन्यास लिखने, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, ये सब इतना लग जाता है, क्योंकि मैं इस पे मेहनत बहुत करती हूँ। परिश्रम करते हुए मैं आंकड़े जुटाती हूँ। मैं ऐसी कोई भी बात अपने पाठकों तक नहीं पहुँचाना चाहती कि जिस पर फिर चर्चा शुरू हो जाए कि ये तो गलत लिखा है। तो मैं सही रूप उसका प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो एक बार केंद्रीय हिंदी का एक शिविर लगा था, तो उसमें साउथ के, दक्षिण के शोध छात्र आए थे। तो जब मैं ये बता रही थी कि मुझे एक एक उपन्यास और ये सब लिखने में इतना वर्ष लगता है, तो उसने खड़े होकर बोला कि मैम, एक प्रश्न है कि आप इतना समय क्यों लगाती हैं? 1 पन्ना रोज लिखो तो 1 साल में 365 पन्ने हो जाएंगे और आपका उपन्यास तैयार हो जाएगा। तो इस तरह मतलब मुझे जो जिज्ञासा बनी रहती है लिखने की, मेरी प्रक्रिया भी यही है कि मैं 2-2, 3-3 ड्राफ्ट लिखती हूँ, लिखती ही रहती हूँ। मेरा लिखने का कोई समय निश्चित नहीं, जब मेरे मन में विचार आते हैं। और मेरा भोपाल आने का कारण भी यही है कि मैं ये करती हूँ। चलते चलते अपना एक शेर सुनाकर हमारे दर्शकों से हम विदा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं गज़ल का अपना एक बहुत मशहूर शेर सुनाना चाहती हूँ। तालीम याफ्ता हुई हैं जब से बेटियाँ, तालीम याफ्ता हुई हैं जब से बेटियाँ, महफिल में एक शख्स भी जाहिल नहीं रहा। क्या बात है। तालीम याफ्ता हुई हैं जब से बेटियाँ, बस्ती में एक शख्स भी जाहिल नहीं रहा। जी, नमस्कार। धन्यवाद।